नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं, आपकी तकदीर बदल सकते हैं, आपकी किस्मत को चेंज कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं आपके भाग्य को बदलने की दमखम रखते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस जो बिजनेस करके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, मगर करोड़ों कमाने के लिए लाखों रुपए लगाने भी पड़ते हैं। और आज मैं जो बिजनेस आपको बता रहा हूं वो बिजनेस करने के लिए आपको लाखों रुपए हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर यदि आपके पास हजारों रुपए हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हो। और कभी ये सोचकर अकेले मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको आप अकेले कर सकते हो, मगर ये बिजनेस अकेले भी कर सकते हो, पार्टनर बना करके भी कर सकते हो। अपने काम को रहस्य की तरह रहने दो, लोगों को नतीजा करके दिखाओ, नतीजा निकाल के दिखाओ, तभी आप सक्सेस होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको बिजनेस बताने जा रहा हूं वो करोड़ों कमाने के लिए है। ध्यान से सुनिए, आपको ताज्जुब होगा। आप कहेंगे दादाजी तो हमेशा करोड़ों की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों कमाने के लिए एक बिजनेस आपको बता रहा हूं, जिस बिजनेस को करने के लिए आपको लाखों रुपए लगाने होंगे। यदि आप लाखों रुपए इस बिजनेस में नहीं लगा पाते हैं तो शुरुआत में आप इस बिजनेस को जीरो से भी शुरू कर सकते हो। ध्यान दीजिए, ऐसा कोई बिजनेस आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा जिस बिजनेस को आप जीरो से शुरू कर सकते हो और जिस बिजनेस को आप करोड़ों रुपए लगा करके भी शुरू कर सकते हो। उस बिजनेस का नाम है ठेकेदारी बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस या बिल्डिंग लाइन का बिजनेस। ये बिजनेस ऐसा शानदार बिजनेस है, यदि आप गांव से हो तो ये बिजनेस बखूबी कर सकते हो और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। और यदि आप शहर से हो तो बहुत ही अच्छा है। शहर में ये वर्क करना पड़ता है। गांव के लोग गांव से आकर के शहर में बिजनेस करते हैं। यदि आप शहर से हैं तो और ज्यादा अच्छा है। इस बिजनेस के लिए आपको किसी भी एक विभाग में, जिस डिपार्टमेंट में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, वहां आपको लाइसेंस बनवाना होता है। लाइसेंस बनवाने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए नहीं होता है, केवल थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती हैं। उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है। उसके लिए सबसे पहली फॉर्मेलिटीज है, उसमें आपको एक पैन कार्ड की जरूरत होती है, यानी इनकम टैक्स के नंबर आपको लेने पड़ते हैं। जिस फर्म के नाम से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उस फर्म का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अलग से पैन कार्ड लेना पड़ता है। और आपके पर्सनल, आप मान लीजिए उसमें प्रोपराइटर हैं और प्रोपराइटरशिप फर्म रखते हैं तो वो एक ही पैन कार्ड चल जाएगा। मगर यदि आप फर्म रखते हैं तो आपको बाद में फर्म के नाम से भी पैन कार्ड लेना पड़ता है। दूसरा, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। किसी भी एक एडवोकेट को आप फॉर्मल थोड़े से कागज मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो देने के बाद में आपको जीएसटी नंबर अलॉट हो जाता है। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है, आपका आधार कार्ड आपके पास हमेशा रहता ही है, एक आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। और उसके बाद में आपको अपने बैंक में अकाउंट खुलाना है। जिस बैंक में आप लेन देन करना चाहते हैं वो अच्छी बैंक होनी चाहिए। नेशनलाइज बैंक हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करना पड़ता है। और वो बड़ी बैंकों में यदि आपका अकाउंट है तो वहां आपको एक करेंट अकाउंट खुलाना पड़ता है। अकाउंट दो तरह के होते हैं, आपको पता होगा। नॉर्मली अकाउंट दो तरह के होते हैं। एक सेविंग अकाउंट होता है जिसको अपन सब लोग अकाउंट्स बोलते हैं मोस्टली, मगर बिजनेसमैन के लिए करेंट अकाउंट की आवश्यकता होती है। वो करेंट अकाउंट आपको खुलाना पड़ता है। अब करेंट अकाउंट खोलने के बाद में आपको, जब करेंट अकाउंट खुलाएंगे आप तो को एड्रेस प्रूफ और वो सारी फॉर्मेलिटी आपकी उसमें हो ही जाती हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, एक वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है आपको। वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, ये बहुत से जो नए व्यूअर्स हैं मेरे, वो पूछते रहते हैं, या यूं कह सकते हैं छोटी उम्र के जो लड़के हैं वो पूछते रहते हैं कि दादाजी ये वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए दोस्तों, वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट उसको कहते हैं कि आपने कोई वर्क किया, कॉन्ट्रैक्टर वर्क में, कंस्ट्रक्शन वर्क आपने किया,
अब आप कहते हैं कि वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट नए ठेकेदार के कैसे बनेगा, तो उसके लिए आप किसी भी ठेकेदार के पास में एज ए सुपरवाइजर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर, पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आप काम कर सकते हो, और वहां आप वर्क का आपको अनुभव है तो आप वर्क करवाने के बाद में आप सर्टिफिकेट ले लेंगे कि ये दिस इज टू सर्टिफाइड दैट शी सच एंड सच ने हमारे यहाँ वर्क किया, और वर्क करने के बाद में उनका काम सेटिस्फैक्ट्री पाया गया, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये आपका एक सर्टिफिकेट, वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसमें वो पूरी कॉस्ट लिख देंगे कि इतनी कॉस्ट का इन्होंने काम किया है, इतना टाइम होराइजन दिया था और इतने टाइम में इन्होंने पूरा कर दिया है, हम इनके कार्य से संतुष्ट हैं। ये वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट कहलाता है। अब ये वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट हो गया। अब आपको चाहिए होता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र, तो वो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र जहां बनते हैं आप सबको पता है, वहां से आप एक चरित्र प्रमाण पत्र बना लीजिए। अब उसके बाद में आपको चाहिए होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, काफी लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि लाखों रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप यदि डी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं शुरुआत में, क्योंकि डी क्लास का ही रजिस्ट्रेशन राजस्थान में किसी भी डिपार्टमेंट में आप करवाएंगे तो होता है, और डी क्लास का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको केवल और केवल, ध्यान से सुनिए, बहुत से लोगों के क्वेश्चन है, केवल 50,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है, जो कैश के रूप में नहीं होती है। आपको डीडी बनाकर देनी पड़ती है, या आपको एफडीआर बना करके दे सकते हैं, या एनएसटी वगैरह होती है वो दे सकते हैं। इस तरह से आपको कैश वो सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी दो तरह के नाम होते हैं। एक तो आप अपने नाम से सिक्योरिटी डिपॉजिट, मान लीजिए आपने एफडी बना रखी है, ऑलरेडी आपकी 6 महीने पहले की एफडीआर है और वो लॉन्ग टर्म की है, यानी 3 साल 5 साल की है, तो वो लगा सकते हैं आप उसके साथ में। यानी कहने का मतलब आपका पहले का जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो पैसा आपका काम आ जाता है। दूसरी बात, ये मान लीजिए आप नए सिरे से एफडीआर बनाते हैं, तो नई एफडीआर आप अधिशासी अभियंता जो आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं शुरुआत में, उनके नाम से और आपके नाम से, दोनों के अटैच नाम से बना सकते हैं, यानी फर्म के नाम से बना सकते हैं। और यदि आपके पास पहले की ऑलरेडी बनी हुई है तो वो उनके नाम प्लेज करके भी आप ये दे सकते हैं। एनएससी या और कोई डॉक्यूमेंट्स जो वैल्यू रखता हो, ये आपके पास पहले से पड़ा है तो वो भी आप दे सकते हैं। मान्य हो सकता है, विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि वो लेवें या नहीं लेवें। अब बात आती है, कुछ लोग पूछते रहते हैं साहब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हम देंगे, इसका इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये। इंटरेस्ट इसका आपको ही मिलेगा आपके अकाउंट में। जब भी एफडीआर का इंटरेस्ट होगा, ड्यू होगी, आपको नई एफडीआर बना करके देनी पड़ेगी कि मेरी वो एफडीआर का टाइम पूरा हो गया है, अब मैं दूसरी एफडीआर आपको दे रहा हूँ प्लेज करवा के, और वो पहले वाली एफडीआर मेरी की रिफंड कर दीजिए। तो वो आपको रिफंड कर देंगे, आपके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे, आपको मिलने हैं। डिपार्टमेंट का उसमें कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट केवल 50,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है। अब बात आती है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों ली जाती है? सिक्योरिटी डिपॉजिट केवल और केवल इसलिए ली जाती है कि नया ठेकेदार है, कल को कहीं कुछ गड़बड़ कर दे तो वो 50,000 रुपये की सिक्योरिटी है वो काटी जा सकती है। रिफंड नहीं करते हैं जब तक आप कोई काम पूरा नहीं करते हैं, कोई काम में कोई कमी है तो इस पेटे वो ली जाती है। इसके बाद में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के संबंधित विभाग में, चाहे आप पीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, चाहे पीएचडी में करा रहे हो, चाहे आईजीएनपी में करा रहे हैं, या नहर विभाग में करा रहे हो, या बिजली विभाग में करा रहे हो, कोई किसी भी डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आप वर्क करना चाहते हैं, इरिगेशन में करा रहे हो, तो वहां आपको ये लेके जाना है। पर्सनली मैं जो बात बता रहा हूँ वो आपको एकदम लीगल तरीका बता रहा हूँ, और ऑनलाइन भी होता है। दोनों तरीके से आप ये सारे काम आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। मैं ऑनलाइन की आपको एडवाइस इसलिए नहीं देता कि ऑनलाइन तो वहां जाने के बाद में आप जो ही डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे, वहां बाबूजी बैठते हैं, वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लेकर के ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे
और ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में दे ही रखा है। यदि आप अपने घर से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यही तरीका ऑनलाइन का है। अब ऑफलाइन मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आपको उसी डिपार्टमेंट में वर्क करना है। उन लोगों से आप पहले मिलेंगे, जब आप मिलेंगे तो आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। जो ही आप एक दो बार उनसे मिलेंगे आपके सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनको प्रस्तुत कर दिए, उसके बाद में 15 से 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर या महीने 20 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। डिपार्टमेंट को बहुत कोई इंक्वायरी नहीं करनी पड़ती, साधारण सी फॉर्मेलिटीज होती हैं और करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसको आप लाइसेंस बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठेकेदारी का लाइसेंस बोल सकते हैं। ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहा हूं मैं। बात आती है कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं। सिविल कॉन्ट्रैक्टर उसे कहते हैं जो ठेकेदार सिविल का वर्क करता है, यानी जैसे रोड का काम करता है, मेसनरी का काम करता है, इस तरह के काम करते हैं, उनको सिविल बोलते हैं। आरसीसी ठेकेदार उसको बोलते हैं जो आरसीसी का वर्क करते हैं, यानी रेनफोर्समेंट, सीमेंट, कंक्रीट का, उसको आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। रोड कॉन्ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं जो रोड सड़क वगैरह का काम करता हो, उसको रोड कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो ये सारे काम उसी में आते हैं। अब बात आती है कि आपको रोड कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस मिला है या सड़क बनाने का लाइसेंस मिला है या आरसीसी वर्क करने का मिला है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मिला है। तो ये आपके वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट जो आपने दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपने यदि रोड कंस्ट्रक्शन का दिया है तो रोड का काम आपको मिल जाएगा, यदि आपने बिल्डिंग का दिया है तो बिल्डिंग का मिल जाएगा, और यदि आपने आरसीसी वर्क का दिया है तो आरसीसी वर्क का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट देते कौन है। वही डिपार्टमेंट जहां अधिशासी अभियंता जिनको कहते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिनको कहते हैं, वहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। कुछ लोग पूछते रहते हैं साहब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा। वाजिब बात है, आपको पूछना चाहिए ऐसा सवाल। ऐसे सवाल आप करेंगे तभी आप ठेकेदार अच्छे से बन सकेंगे। अब बात आती है कि आपको पता कैसे चलेगा। तो डिपार्टमेंट जो ही कोई एनआईटी निकालता है, एनआईटी का पूरा नाम होता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, तो जो ही टेंडर निकालता है तो ही अपने रजिस्टर्ड जितने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भेज सकते हैं। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं आपको कि ये टेंडर आपके निकले हैं और इनमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कीजिएगा। उसमें बाकायदा टाइम दिया होता है कि इतने तारीख को इतने बजे तक ये टेंडर डाले जा सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपके पास ऑफलाइन भी लेटर भेज सकते हैं और नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाते हैं। अब बात आती है कि टेंडर लेते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता हुआ, या टेंडर देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 500 से अधिक वीडियोस केवल और केवल ठेकेदारी के ऊपर हैं, जिनको आप देख करके प्लेलिस्ट में जाइए। जिस सब्जेक्ट में आप देखना चाहते हैं, जैसे ठेकेदार कितना रुपया महीना कमाते हैं, ठेकेदार कितना % कमाते हैं, ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठेकेदारी कैसे सीखें, ठेकेदार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारे वीडियोज मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी। आप उन वीडियोज को देख करके अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं। और यदि उन वीडियोज में आपको कुछ ऐसा लगे कि मैं जानकारी पूरी सही नहीं दे पाया हूं, तो आप अपने सजेशन भी मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट को बड़े गहराई से देखता हूं और बड़े आदर से आपका कमेंट का जवाब देता हूं। क्यों कि जो बातें मैं कहीं बता नहीं पाया वो आप यदि बताते हैं तो मेरे लिए हेल्पफुल होते हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता ही है मेरा, और सब्सक्राइब आपने यदि चैनल को नहीं किया है तो बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलता रहे। आशा है आप मेरी बातों से संतुष्ट हुए होंगे। यदि संतुष्ट हैं तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।